हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सीबीएसई में हिस्ट्री के सब्जेक्ट को। इसमें हम देखेंगे चैप्टर 1, जिसमें आप समझेंगे क्या हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन में और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद किस तरह से नेशनलिज्म आया यूरोप में। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्लाइड्स के फॉर्म में ये वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग फर्स्ट स्लाइड को देखते हैं तो यहाँ पर मेंशन है कि किस तरह से इस चैप्टर में हम क्या क्या समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि इस चैप्टर में 19वीं सेंचुरी में यूरोप में जो सिचुएशंस थी, जो इश्यूज़ क्रिएट हुए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। नेशनलिज्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है किसी भी देश के लिए, और दुनिया भर की कंट्रीज़, जिन कंट्रीज़ को आज़ादी मिली हुई है थ्रू मोनार्की या फिर ब्रिटिशर से, तो ये सारी की सारी कंट्रीज़ ने में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक रोल प्ले किया हुआ है वो नेशनलिज्म ने किया हुआ है। तो ऐसे ही फ्रांस में भी नेशनलिज्म आया और कम्प्लीटली एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज पूरे यूरोप में हो गया। और ये जो चेंज का रिज़ल्ट ये मिला कि बहुत सारे नेशन स्टेट आए। जो राजाओं का एम्पायर होता था, जो डायनेस्टिक एम्पायर होता था यूरोप में, वो सब खत्म हो गए और फाइनली एक नेशन स्टेट का कंसेप्ट सामने आया। तो डायनेस्टिक एम्पायर इन द सेंस कि आप लोगों का 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी हो तो आप जानते होंगे, एक बर्बन डायनेस्टी थी जो फ्रांस में रूल करती थी। तो इस तरह से आप ये समझेंगे। 1848 में फ्रेडरिक सूरो थे। फ्रेडरिक सूरो कौन थे? अब एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। तो फ्रेंच आर्टिस्ट हो या कोई भी आर्टिस्ट हो, एक आर्टिस्ट जिस तरह से विजुलाइज करता है चीज़ों के लिए, उससे क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी सेम यही हुआ था। फ्रेडरिक सूरो जो एक आर्टिस्ट थे, इन्होंने इस तरह से कुछ चीज़ें प्रिपेयर की, ऐसे प्रिंट्स बनाए जिसके कारण लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। और जब इंस्पिरेशन हमको मिलता है कहीं से, तो ये भी होता है कि हम उस चीज़ के लिए बहुत तैयार होते हैं। तो इन्होंने जो इंस्पायर किया लोगों को, इनके प्रिंट्स ने, इनकी इमेजेस ने, इनकी पेंट कि आपको आज़ादी मिलेगी तो कितना अच्छा एक क्रिएट होगा सीन, अगर आज़ाद होंगे हम तो किस तरह से पूरा नेशन स्टेट होगा। तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ये जो इमेज है, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो पीपल्स हैं यूरोप के और अमेरिका के, मैन एंड वुमेन, किसी भी एज के, किसी भी सोशल क्लास के, ये सब क्या कर रहा है, मार्च कर रहा है, एक साथ पैदल जा रहे हैं, एक के पीछे एक, और एक ट्रेन सी बन गई है। और ये कहाँ जा रहे हैं? ये सम्मान देने जा रहा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए। तो इस तरह से ये फ्रेडरिक सूरो का एक इमेज है, एक पेंटिंग है, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरह से 1848 में उन्होंने पूरे यूरोप में लोगों को इंस्पायर कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिन्होंने ऐसा काम किया। आगे बढ़ते हैं हम। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर जो आर्टिस्ट थे, उनका मेन काम यही था कि इस तरह से लोगों को इंस्पायर करना कि लोगों के अंदर राजा के अगेंस्ट में या मोनार्की के अगेंस्ट में एक ऐसी फीलिंग हो, एक ऐसी डिज़ायर हो कि हमको तो नेशन स्टेट चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने प्लान किया। तो लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। तो लिबर्टी को कैसे शो किया? जैसे वो एक फ़ीमेल के फॉर्म में हो, एक फ़ीमेल फिगर बना दी इन्होंने अपनी इमेजेस में, और उसमें ऐसे बताया कि लिबर्टी क्या हो, एक फ़ीमेल के फॉर्म में हो। और वो कैसी दिखती थी लिबर्टी? कि एनलाइटनमेंट, मतलब नॉलेज का एक वो टॉर्च टाइप की रखी हुई है एक हाथ में, और दूसरे हाथ में क्या रखी हुई है, वो लोगों के लिए जो फंडामेंटल राइट्स का जो चार्ट है, जो लोगों के राइट्स होते हैं उनका जो चार्ट है वो रखी हुई है। तो इस तरह की चीज़ें प्लान की गई और फाइनली फ्रांस में एक बहुत बड़ा चेंज आया। तो आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर। इनफैक्ट पूरे यूरोप में लोगों को जो इंस्पायर किया, तो वन ऑफ द एलिमेंट वाज द आर्टिस्ट। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, हम इस हेडिंग को समझते हैं। आप लोग जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे पहला जो रेवोल्यूशन हुआ, या फिर सकते हैं कि मॉडर्न कंट्रीज़ में, मॉडर्न वर्ल्ड में जो सबसे पहला रेवोल्यूशन हुआ वो यूरोप में फ्रांस में ही हुआ था, और इसको हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। कब हुआ था जी? इन द ईयर 1789। देखिए, फ्रांस की थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पर बताई हुई है कि फ्रांस एक कंट्री था 1789 तक। कंट्री आज भी है फ्रांस, लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम था बिफोर 1789, उसमें फ्रांस में राजा रूल करता था, और राजा एब्सोल्यूट मोनार्क था। एब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब
कि आप लोग जानते हैं जनरली सिविक्स में, पॉलिटिकल साइंस में गवर्नमेंट के 3 तरह के फॉर्म होते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है गवर्नमेंट की, लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है गवर्नमेंट की, और इसके अलावा जुडिशियल ब्रांच होती है गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट मेनली इन तीनों पार्ट से मिलकर बनती है, और इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करने वाला कौन था? राजा था। इन सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि राजा के पास सारी पावर्स थे, और कोई पार्लियामेंट, जो आज मॉडर्न डेमोक्रेसी में आप देखते हैं पार्लियामेंट होता है, इलेक्शंस होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई इलेक्शन नहीं था, लोगों के पास बहुत कम राइट्स थे। तो इस तरह से जब लोगों को ये लगा कि हमको मोनार्की को ख़त्म करना चाहिए, मतलब हमको राजा का सिस्टम बंद करना चाहिए, राजतंत्र ख़त्म करना चाहिए, और हमको डेमोक्रेसी लाना चाहिए, लोकतंत्र लाना चाहिए, तो इस तरह से बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल चेंजेस हुए पूरे फ्रांस में। और इस चेंज का, इस रेवोल्यूशन का जो रिज़ल्ट आया, जो कॉन्सिक्वेंस आए, वो आए कि मोनार्की ख़त्म हो गई और सॉवरेनिटी जो है वो देश के लोगों को मिल गई। इट मीन्स कि फ्रेंच सिटीजन सब आज़ाद हो गए, राजा ने पावर्स को गिव अप कर दिया, सिटीजन्स के लिए परमिशन दे दी कि वो नेशन स्टेट बना सकते हैं, पार्लियामेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरी की पूरी प्रोसेस हुई, और फाइनली फ्रांस में जो फर्स्ट रेवोल्यूशन हुआ इंडिपेंडेंस के लिए, वो 1789 में हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि 1789 के बाद क्या हुआ, तो राजा ने तो पावर्स गिव अप कर दिए, सिटीजन्स को पावर दे दिए, क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। लेकिन उसके बाद क्या कंडीशंस हुई वो हम समझते हैं। किस तरह से फ्रांस के लोगों ने प्लानिंग की कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जो बहुत अच्छा होगा, तो वो सारी बातें यहाँ पर बताई हुई हैं। इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस, डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स, तरीके अपनाए, जिसके कारण पूरे फ्रांस में कलेक्टिव आइडेंटिटी आ सके, लोग मिलजुल कर खुश रह सकें। तो इसके लिए ला पैट्री क्या है? ला पैट्री का मतलब होता है द फादरलैंड, ली सिटियन द सिटीज़न, यानी कि अब इन्होंने ऐसे कंसेप्ट्स लेकर आए, ऐसे आइडियाज़ लेकर आए फ्रांस के लोग कि हम, फ्रांस जो है वो हमारा फादरलैंड है और हम इसके सिटीजन्स हैं। तो इस तरह से इन्होंने एक यूनाइटेड कम्युनिटी पर काम किया, लोगों को इक्वल राइट्स देने की प्लानिंग की, और एक कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन भी शुरू हो गई। अब जब भी कोई नया देश बनता है तो आप लोग जानते हैं कि उस देश का एक फ़्लैग होता है, तो इन्होंने भी ट्राई कलर में एक फ्रेंच फ्लैग को डिज़ाइन किया। इसके अलावा जो रॉयल डायनेस्टिक सक्सेशन था, जो रॉयल डायनेस्टिक रूल चलता था, उसको रिप्लेस कर दिया गया और वहाँ पर डेमोक्रेसी आई। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा चेंज 1789 के बाद दिखा, और चीज़ें होती रहीं। नेशनल असेंबली फॉर्म की गई। नेशनल असेंबली मीन्स पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट, आप जानते हैं कि राजा ने जब गिव अप कर दी उसकी पावर्स को और सिटीजन्स के लिए बहुत सारे पावर्स दे दिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन बना, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न किया गया कि एक पार्लियामेंट भी होगा। बहुत सारी चीज़ें कंपोज की गई, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन में ओथ किस तरह से ली जाएगी, ओथ का मतलब होता है शपथ, किस तरह से ली जाएगी। तो बहुत सारे ऑफिसर्स का इलेक्शन हुआ, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे पॉलिटिशियंस का इलेक्शन हुआ। जो लोग फ्रांस में मारे गए थे, राजा ने जिनको मरवा डाला था 1789 के पहले, उन लोगों को याद किया गया। तो याद कैसे किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में मेंशन किया गया, किस तरह से क्या क्या हुआ। इसके अलावा जो सेंट्रलाइज सिस्टम था वो बनाया गया, यानी कि एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें सबके लिए इक्वल लॉज हों, कोई बड़ा ना हो, कोई छोटा ना हो। क्योंकि आप लोग जानते हैं एक समय 1789 के पहले इस कदर जो रूलर्स होते थे, मोनार्क होते थे, उनका सिस्टम था कि सोसाइटी पूरी नोबलिटी, मोनार्की और लोअर क्लास में बटी हुई थी। इसका मतलब ये है कि लोगों को, कुछ लोग ऐसे थे जो राजा के बिल्कुल ख़ास थे, तो उनको बहुत सारे प्रिविलेज मिलते थे, और कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल लोअर क्लास में काम करते थे, जैसे वर्कर्स हुए, पीजेंट्स हुए। राजा कस्टम ड्यूटीज़ लगाता था, तो वो कस्टम ड्यूटीज़ भी क्या कर दी गई? कम्प्लीटली एबलिश कर दी गई। जो ड्यूज़ बाकी थे, जो रिटर्न जो देना था राजा को, लोन वगैरह लोगों को, वो सब माफ़ कर दिए गए। और पूरे के पूरे फ्रांस में आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया। किस चीज़ का यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया? वेट्स का, यानी कि हर जगह पर सेम करेंसी काम करेगी। एक्चुअली होता क्या था 1789 के पहले, इट मीन्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले,
कि पूरे के पूरे फ्रांस में हर एक प्रोविंस में, हर एक टेरिटरी में डिफरेंट करेंसीज चलती थी, डिफरेंट वेट्स चलते थे। कहीं पर करेंसी कुछ और चलती थी, कहीं पर कुछ और। जैसे फॉर एग्जांपल यूरो जो है वो आज मॉडर्न यूरोप की करेंसी है, बट उस समय क्या होता था, जो सिटीजन्स होते थे, जैसे कि फ्रांस जो है वहाँ पर इटालियंस भी रह रहे हैं कुछ टेरिटरीज़ में, कुछ टेरिटरीज़ में वहाँ पर जर्मन्स भी रह रहे हैं, तो वो लोग अपनी अपनी करेंसी को चलाते थे और डिफरेंट रूलर्स रूल करते थे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये कम्प्लीटली सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई और एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया करेंसी का, यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए, जिसके कारण लोग बहुत अच्छे से खुश रह सकें और सारी की सारी चीज़ें इजीली मैनेज हो रहा है। तो ये था आज के लेक्चर में, ये लेक्चर का पार्ट 1 था। पार्ट 2 मैं जल्दी लेकर आऊँगा और हम उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से नेपोलियन आया। नेपोलियन एक डिक्टेटर था, फ्रांस की जो आर्मी थी, जो फ्रेंच आर्मी थी, उससे आया हुआ था वो। तो उसने किस तरह से बहुत सारे रिफॉर्म भी किए, लेकिन एक तरह से डेमोक्रेसी को उसने ख़त्म भी कर दिया। इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें होती रहीं। फाइनली कुछ और भी चीज़ें सब्सिक्वेंटली हुई, तो वो हम डिस्कस मिलता हूँ मैं आपसे पार्ट 2 में। तब तक के लिए देखते रहिए ट्यूटर पॉलिश।